सो फार अब तक हम लोगों ने दो टॉपिक्स को कवर किया था। पहला टॉपिक था हमारा कैश फ्लो, जो कि अगेन आपको पता है 16, 17, 18, 20 नंबर का आता है। वो हमने तकरीबन डिटेलिंग के अंदर सारे पास पेपर करके हमने उसको ख़त्म किया था। जो भी आपकी कन्फ्यूजन होती है आप हाथ के हाथ पूछते जाते हैं। दूसरा टॉपिक हमने किया था गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि मुझे पता था जिस टाइम फ्रेम में आप चल रहे थे उसमें वही छोटा टॉपिक हो सकता था। आज हम फिर अगेन शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बला जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देती है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुमने अगर अपने रिजल्ट्स के स्टैट्स देखे होंगे ना, सबसे बुरा रिजल्ट FAR 1 का है। उसके पीछे लॉजिक भी है। रीज़न ये है ओवरली सिंप्लीफाई करके पढ़ना। ओवरली सिंप्लीफाई मतलब ये है कि भाई आप याद कर लेते हैं मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसे पार्क कर लूँगा। भाई जब तक आपके पीछे उसकी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप पास नहीं कर सकते। अब लेट से हमने कैश फ्लो किया, तो कैश फ्लो के अंदर मैंने आपको एक एक चीज़ बताई कि वो ऐड क्यों होती है, एक चीज़ लेस क्यों होती है, इसका डबल इम्पैक्ट आ रहा है ताकि दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लगे। अब आप एक फिनोमिना बना के चलेंगे कि भाई मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ, ये चीज़ यहाँ फेंक दूंगा, ये चीज़ यहाँ फेंक दूंगा, ये चीज़ एडजस्टमेंट में आ जाएगी, ये चीज़ वर्किंग कैपिटल में आ जाएगी, तो ऐसे नहीं चल सकता पेपर। और रही बात प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, यहाँ पे तो 3, 4, 5 स्टैंडर्ड्स मिक्स होके आते हैं। तो वो अभी डिस्कस करता हूँ कि कैसे मिक्स होके आते हैं। पर आपने सुकून से बैठ के प्रैक्टिस करनी है। एक एक चीज़ की अगर लॉजिक नहीं समझ आ रही, देखो यहाँ पे काम आएंगे शॉर्टकट्स जो मैं करवाऊंगा इसमें। पहले लॉजिक दूंगा पूरी और फिर उसके बाद किस पे काम करेंगे, शॉर्टकट पे। एक तरीका तो ये होगा, मैं बोलूँगा और डब्बे बनाते हैं इसमें ये फेंकते रहना, इट वोंट वर्क, पेपर फेल हो जाएगा। देखो बच्चा जाके मैं देख रहा था कंप्लेंट्स, इतने बच्चों के मैसेजेस के सर 100 नंबर का पेपर किया था। अबे भाई 100 नंबर का पेपर करने में और सही करने में फ़र्क होता है। आप 100 नंबर की फायरिंग करके आ जाओ ना, आपको नंबर 25 मिलने हैं, क्योंकि उसमें जो सही होगा उसके नंबर आएंगे। तो कहने का मतलब है व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट पे फोकस करके आप पास पेपर पे जब टाइम लगाएंगे, नए सवालात पे टाइम लगाएंगे, तो आपसे पेपर हैंडल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब मैं बच्चे को देखता हूँ कि यार वो अपनी ईज पे लेक्चर लेता है, और प्रैक्टिस क्लासेस जब प्रैक्टिस हो रही होती है पास पेपर की, तो वो अपनी ईज पे बैठ के घर पे करता है। भाई अगर एक पास पेपर की प्रैक्टिस क्लास में होती है ना लाइव, उसका मकसद और उसका मतलब अलग होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में और प्रेशर के साथ होती है। क्या यही प्रेशर एग्जाम में भी होगा? यस। पर अगर आप घर पे बैठ के अपनी ईज पे किसी पास पेपर को सॉल्व करेंगे और सुकून से करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फेल होने के लिए, तो आपने टाइम फ्रेम का और उसी टाइम फ्रेम के अंदर सही करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो चलें, ये तो बातें ये थी कि जो आपने नहीं करनी है, कुछ करनी है, डूज एंड डोंट्स से जो मैंने आपको बता दी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने फोकस करना है, कोशिश करनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइव क्लासेस लो। देखो मेरे पास तो पिछले कोई 2017 से लेके अब तक के रिकॉर्डेड बैचेस होंगे ना, मैं चाहूँ तो आज डाल दूँ, देख लो। पर कहने का मतलब यार वो तो वो बंदा देखे जो बेचारा काम भी करता है, ऑफिस भी जाता है, अपने घर को सपोर्ट भी कर रहा है, उसके लिए मेक सेंस कि वो रिकॉर्डिंग्स पे जाता है। तो भाई जो बच्चा लाइव ले सकता है तो वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए लाइव ले, साथ साथ ख़त्म करे चीज़ें। हाँ, अगर वो इतना होशियार है कि वो कह रहा है मैं तो 200 की स्पीड में ख़त्म करूँगा और फिर 3-4 बार प्रैक्टिस कर लूँगा, तो मैं उसको बोलूँगा लाइव छोड़ दे। ऐसी बात है, फिर वो इतना मोटिवेटेड है कि वो खुद कर लेगा। पर जिसमें ना मोटिवेशन है ना अकल है, उसके लिए वो रिकॉर्डिंग वाला सीन नहीं है। सही, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, रिफ्रेशर बैच अलग इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आगे के टॉपिक्स है वो दोनों को, इसको अलग पढ़ाना उसको अलग पढ़ाना सेंस नहीं बनाता। सही है ना? तो हाँ, अब तक जो 2 टॉपिक हो चुके हैं, यू कैन से कैश फ्लो और गवर्नमेंट ग्रांट, में उसका प्लानर बना के दे दूंगा, आप उसको बेशक देखें, उसमें कोई भी सवालात होते हैं मैं बैठा हुआ हूँ। सही है, अलग बनाने की कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, अगर यही टॉपिक इनको अलग पढ़ाऊंगा और यही टॉपिक आप लोगों को अलग से कराऊंगा तो फिर वो डबल टाइम का ज़ाया है ना। तो आपको ऐसे लेके चलूंगा मैं जैसे आपने कभी ये किया ही नहीं है, जीरो से। आई विल नॉट अज्यूम कि तुम लोगों को कुछ आता है। अच्छा, फीस कितनी है जानी, ये एडमिन से पूछ ले यार, ये मैंने कभी नहीं पूछा ना। मुझे जो पैसे मेरा शेयर में लेके स्टार्ट हो जाता हूँ, सही है ना, ये आप डिस्काउंट मिलता है वहाँ से पूछ लें। आई थिंक जो ARTD का बच्चा है, सही है ना, उसके लिए मेरे ख्याल से 5,000 है रिफ्रेशर की, जो मुझे सुनने में आया है, और जो नॉन ARTD है उसके लिए 7,000 है। और आप कहते हैं कि आप 5 देना चाहते हैं तो आप 5 देते हैं भाई, सही है। पर ये मैं बार्गेनिंग क्यों कर रहा हूँ तुमसे यार, तुम पूछ लेना ना एडमिन से, सही है। चलो ओके, PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
बहुत फोकस होकर सुनना, पूरी कहानी जैसे मैं हर स्टैंडर्ड में आपको बताता हूँ, ये स्टैंडर्ड में कब आएंगे, क्यों आएंगे, क्या वजह है, ये सारी चीज़ें। मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने एक प्लांट खरीदा, क्या खरीदा? प्लांट। एक प्लांट खरीदा जिसको मैं यूज़ करूँगा अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। किसमें? तो ये कह रहा है कि वो आपका हो गया एसेट। अब मैंने पूछा भाई चलो मेरा एसेट तो हो गया, एसेट की डेफिनेशन क्या है, बचपन में सीखी है? आर रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कोई भी चीज जिसको मैं कंट्रोल करता हूं एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या होगा? मैंने उसको खरीदा होगा जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, वो कह रहा है कोई भी चीज जो आपका एसेट है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट आपके पास आया होगा जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, ये आपका हो गया एसेट, ये आपका हो गया एसेट। पर मैंने कहा भाई इस एसेट की अकाउंटिंग कहाँ करूं? उसने बोला भाई इस एसेट की अकाउंटिंग ऐसे करना, सुनना मेरी बात, इस एसेट की अकाउंटिंग ऐसे करना कि पहले अपने आप से सवाल पूछो कि क्या ये एसेट तुम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ करोगे। मैंने कहा भाई प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब क्या है? उसने बोला प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप इससे फैक्ट्री लगाएंगे, इससे प्रोडक्शन करेंगे। तो मैंने कहा आप सीधा सीधा बोले ना मैं अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा, सीधा सीधा बोले मैं अपने बिजनेस में। तो मैंने कहा जब सीधा सीधा बोले मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा तो मुझे फिर कौन से आईएएस में आके अकाउंटिंग करनी है? आईएएस 16। मैंने कहा एक दूसरी एग्जांपल देता हूं, फोकस होकर सुनिएगा। मैंने कहा मैंने ये लैपटॉप्स खरीदे 10, क्या 10 लैपटॉप खरीदना मेरे लिए एसेट है? यस, 10 लैपटॉप खरीदना मेरे लिए। मैंने कहा मुझे बताओ मैं इसको कहां रखूं। उसने बोला पहले अपना मकसद बताओ, उसने बोला पहले अपना मकसद बताओ। मैंने कहा यार मुझे ये लैपटॉप मैंने खरीदे इसलिए कि मैं इसको बेचूंगा। मैंने बात सुनना, मैंने बोला मैंने खरीदे इसलिए कि मैं इसको बेचूंगा। मैंने कहा ये आपकी इन्वेंट्री है, इसकी अकाउंटिंग इवन दो ये एसेट है IAS 2 में होगी। मैंने कहा आप क्यों? पहले तो तुम वो कहते, बोला भाई जो खुद एसिड यूज करते हो वो अलग है, जो एसिड बेचने के लिए रखते हो वो, तो जो एसिड बेचने के लिए रखते हो ना वो आपके यूज में नहीं होता, तो वो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा होता, इसलिए उसको कहां रखते हैं? IAS 2 में इन्वेंट्री के अंदर। देखो मैं तो बता रहा हूँ एसिड की तो ब्रॉडर क्लासेस हैं, पर यू नीड टू डिसाइड इन द एग्जाम कि उसकी अकाउंटिंग कहाँ करनी है। अब एग्जामिनर बोले बच्चा तो मुझे पता है रट्टा लगा के आएगा, एग्जामिनर बोले ये एसेट्स हैं, इसका ये यूज है, ये यूज है, ये यूज है, बताओ उसको कहाँ डालूंगा? तो फिर आप वहाँ फंस गए। अगेन वो लॉजिकल रीजनिंग पे जा रहा है। अगेन तुम लोग मुझे बताओगे ऑनलाइन वाले, आप भी, मैंने एक एसेट बाय किया, सही है जी, मैंने बोला एसेट कहाँ अकाउंटिंग करूँ? आप बोले सर अभी नहीं पता, आप यूज बताएं। मैंने कहा चलें सर यूज बताते हैं आपको। मैंने खरीदा बेचने के लिए, वाई नॉट पीपी? क्योंकि सर आपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे ना, वरना तो आपको डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ेगा। यू आर नॉट यूजिंग इट, अगर यूज नहीं कर रहे तो भाई डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये वाला स्टैंडर्ड है या कोई और है? अच्छा वो कोई और IAS 2 है। तो बोलता पहले देखो एसेट है, हमने बोला है, फिर देखो उसका पर्पस क्या है, क्या वो आप बिजनेस एक्टिविटी में यूज करोगे? अगर जवाब आ जाता है यस तो आप बोलें बिस्मिल्लाह IAS 16 की अकाउंटिंग, और अगर जवाब आता है नो तो कोई और है। क्लैरिटी है? चलें ओके। पहले बताओ ऑनलाइन में तो यहां तक बात समझ आती है? एक बेसिक बात, एक मासूम सी बात, जल्दी बताओ, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। चलें वेरी गुड, आगे सुने। मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा मैंने ये लैपटॉप परचेज किए, सही है जी, और मैं चुप हो गया, और मैंने कहा ये लैपटॉप मैं अपनी एडमिन टीम को दूंगा जो कि पूरा हिसाब किताब करेगी, कितने एडमिशंस दिए, किस सब्जेक्ट में किसकी फीस कितनी बाकी है। कौन से स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग? IAS 16। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अपने यूज में, तो IAS 16 में आ जाएगा। तो यार अगर एग्जामिनर का किसी दिन दिमाग घुमा, वो ऐसा सवाल बच्चा बोलेगा वो मैं तो पूरे डिस्क्लोजर याद करके गया था, उसने बोला तू जो ये बता दे कि ये एसेट्स हैं, इसका मकसद ये, किसकी अकाउंटिंग करूंगा। तो आपने बहुत क्लियर रहना है कि भाई मैं इस स्टैंडर्ड में कब आऊंगा। एग्रीड? पक्की बात है? चलें जी ऑनलाइन जल्दी बताओ, यहां तक कोई मसला है? सिंपल, हमने स्कोप की बात की है, चले इस स्कोप की बात हो रही है तो मैं एक और बात कह लेता हूं। हमने कहा बिल्डिंग, अच्छा आप दो बातें करूंगा, जैसे ये तुम देख रहे हो ARTD की बिल्डिंग है, मैं अज्यूम करूं अगर ये हमारी खुद की है, सही है, तो बिल्डिंग हमारा एसेट है। अच्छा हम यहां पे क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं,
हम यहाँ पे, अच्छा हमने कहा अगर मैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ? यानी हेल्प फॉर यूज इन, नहीं यहाँ से यूँ आ जाओ ना, अभी हेल्प फॉर यूज इन सर्विसेज, हेल्प फॉर यूज इन, तो क्या मैं ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कर रहा हूँ? यस। मैं आपसे पूछता हूँ इस बिल्डिंग की अकाउंटिंग में IS2 में करूँ या 16 में? सर IS2 में तो तब करूँगा ना जब आप बोल रहे हैं बिल्डिंग रखी हुई बेचने के लिए, बिल्डिंग रखी हुई तो वो इन्वेंट्री बन जाएगी भाई। ये दिस इज नॉट द केस, यहाँ पे आपने हेल्ड फॉर रखा हुआ है यूज एंड सर्विसेज, सर्विस दे रहे हो। चलो अब आगे, मैंने कहा हमने बिल्डिंग रखी हुई है, रेंटल पे देने के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, याद है मैंने कैश फ्लो में सिखाया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भाई कोई भी प्रॉपर्टी आपने, तभी तो बोल रहा बिल्डिंग आपने रखा हुआ है रेंट पे देने के लिए, मैं खुद उसमें समाया हुआ नहीं हूं। यानी फॉर एग्जांपल आप तसव्वुर करें कि ये बिल्डिंग है, हम यहाँ पे कोई क्लासेस कंडक्ट नहीं कर रहे, हमने सिंपल क्या किया, यही बिल्डिंग रेंट पे चला दी। क्या ये कंपनी की प्रॉपर्टी है? कंपनी की प्रॉपर्टी है। क्या ये कंपनी का एसेट है? यस। पर क्या मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ? क्या मैं सर्विसेज के लिए यूज कर रहा हूँ? क्या यहाँ प्रोडक्शन कर रहा हूँ? नहीं। क्या ये रेंट पे दी हुई है? तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने कहा कि आपने जो अकाउंटिंग फॉलो करनी है वो करनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, IS 40। यहाँ तक मसला है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे बैठे बैठे अलग अलग केसेस देख लिए कि एसेट का होना अलग बात है, उसका IS 16 में आना अलग बात है। एसेट होगा अपनी जगह होगा, पर वो IS 16 में कब आएगा? जब वो सर्टेन कंडीशंस को पूरा करेगा। वो सर्टेन कंडीशंस क्या है कि आप अपने बिजनेस एक्टिविटी में यूज कर लें, यानी प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। ये बात याद रहेगी, पक्की बात है। स्कोप क्लियर है? कोई मसला? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, स्कोप क्लियर है जी? लोग बिल्डिंग बना के जो रेंट पे देते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। ये रही, ये रहा ना। सर्विस क्यों दे रही है? उसके लिए स्टैंडर्ड अलग बनाया हुआ है ना। सर्विस का मतलब क्या है कि मैं खुद बैठ के सर्विस दे रहा हूँ, मैं खुद बैठ के सर्विस दे रहा हूँ ना, मैंने रेंट पे दे दी है बिल्डिंग। अब देखो दो चीजें इसमें थे, चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मूव इन पिक देखा, होटल है ना, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है, हम उसके ऑडिटर हैं। सुनो, उन्होंने उस बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं रखा हुआ। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस ही वही है, उस कंपनी का बिजनेस ही वही, वो सर्विस दे रहे हैं। खुद बैठे हुए ना कि होटलिंग की बुकिंग होती है, चले जाते हैं, बुकिंग होती चले जाते हैं, वो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दैट इज एन एसेट जो PPE में आता है, और वो वहां पे सर्विसेज दे रहे हैं। यहां पे एक बंदे ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वो भूल गया, रेंट पे देके, अब उसकी मेंटेनेंस वगैरह सब वो खुद करेंगे, उसकी मेंटेनेंस वगैरह सब खुद करेंगे। आप जब किसी होटल में चेक इन करते हैं ना, तो होटल वाला आपको ये नहीं कहता तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आपको फूड भी मिलता है, आपको क्लीनिंग सर्विसेज भी मिलती है, आपको ड्राई क्लीनिंग भी मिलती है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मैसर होती हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो मैंने रखी हुई है सर्विसेज देने के लिए, वो उस अम्ब्रेला में आती है। ये अलग बात है, क्लियर है? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना कि अगर समझो ARTD की 2 बिल्डिंग्स होती, जिस बिल्डिंग में बैठ के मैं क्लासेस दे रहा हूँ हेल्ड फॉर यूज इन सर्विसेज, साथ साथ बोलोगे हेल्ड फॉर यूज इन, तो मैं IS 16 की अकाउंटिंग करूंगा। यस। अगर मैं बाजू वाली बिल्डिंग खरीद के बोलूं भाईजान ये मैंने रेंट पे चला दी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, रेंट दे देना, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बात क्लियर है? अगर उसी बिल्डिंग में होटल खोल दूं, IS 16 अगेन कि भाई वहां पे मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस है। क्लियर है? पक्की बात है? स्कोप क्लियर होना चाहिए। अब बता दो जल्दी, मानिए क्लियर है? आगे चलें जल्दी से। स्कोप पे बात की है जल्दी, ओके। अब हमने कहा जब आप स्कोप समझ गए, जब एक प्यारा सा स्कोप समझ गए कि यहां पे कब आएंगे, अब आपने देखना है कि भाई जब आपने डिसाइड कर लिया कि एक एसेट को IS 16 में रिकॉर्ड करना है, तो आपको ये भी तो याद होगा ना बचपन की 2 बातें कि एसेट के अंदर जितने का मैं एसेट खरीद के आता हूं वो तो कैपिटलाइज होता ही होता है, दैट इज कॉल्ड परचेज प्राइस। ये रही, दैट इज कॉल्ड परचेज प्राइस। पर आपने बचपन में ये भी सीखा होगा
कि हर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी कैपिटलाइज होती है। अच्छा, अब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या थी, जरा एक एक करके रिकॉल करते हैं। आपने एसेट को खरीदा पाकिस्तान के बाहर से, आपने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे की, क्या वो वापस मिलेगी? क्या वो एसेट की कॉस्ट है? किसी को बोलोगे एसेट कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे भाई इतने डॉलर का खरीदा था, उस पर ड्यूटी इतनी पे की, तो वो बोलेगा लंबी नहीं करो, मुझे बताओ तुम्हें कितने का पड़ गया। उसने बोला भाई परचेज प्राइस प्लस कस्टम ड्यूटी। तो फिर दूसरा सवाल आया, क्या ये एसेट पोर्ट पे ही मौजूद है, वहीं यूज हो रहा है, या अपने घर भी लाए, अपने पास भी लाए, तो क्या कोई ट्रांसपोर्टेशन पे की होगी? अच्छा, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन पे की है तो फिर तुमसे सवाल पूछने वाला ये कह रहा है कि भाईजान तुमने एक तो परचेज प्राइस पे की, उस पर कस्टम ड्यूटी पे की, और उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन पे किया, तो ये कितनी कॉस्ट हो गई? 3। जो बकाया 2 हैं वो हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। मैंने कहा अच्छा ला के खत्म, ऐसे ही चल रहा है। उसने बोला नहीं, हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किए। तो मैंने कहा भाई फिर पूरा बताना, लंबी क्यों कर रहा है, कि जितने खर्चे एसेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए लगेंगे सब कैपिटलाइज होंगे। वो सब क्या कहलाएंगे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये तो ऑब्वियसली आपने बचपन में किया हुआ, तो इस पे तो मैं यूं सीधा सीधा टिक लगा रहा हूं। ये रिकॉल वापस होंगे सवालात में, ये भी मौजूद होंगे, पर अगेन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पे टाइम ज़ाया करना इज यूजलेस। कि मैं आपको बोलूं भाई मैंने वहां से एसेट खरीदा, कस्टम ड्यूटी लगाई, ट्रांसपोर्टेशन पे की, भाई कैपिटलाइजेशन तो निकाल ही लोगे ना। तो पहली 2 बातें क्लियर हैं। यानी इस स्टैंडर्ड के अंदर आपने पहले तो ये सीखना है कि एसेट को रिकॉर्ड कितने पे करना है। तो पहले आप बोलेंगे परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। जो चीज आपने अपनी जिंदगी में नहीं की हुई वो तीसरी आ रही है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। यानी मैंने एक एसेट दिया और दूसरा एसेट लिया। अब मेरी बातों को फोकस होकर सुनना, क्योंकि अब टेक्निकलिटीज में डाल रहा हूं उसके अंदर। सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया, IAS 16 में आना है या नहीं आना? आपने डिसाइड कर लिया IAS 16 में आना है, तो IAS 16 में आने के बाद एसेट को रिकॉर्ड करना है। एसेट को रिकॉर्ड करने का मतलब है इनिशियल मेजरमेंट। क्या मतलब है? अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट में जो आपकी जेब से परचेज प्राइस की मद में लगा वो कैपिटलाइज होगा। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं क्या वो लगेंगी, कैपिटलाइज होंगी। फिर वो कह रहा है ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया। हिसाब किताब ये भी तो हो सकता है ना कि आपने एसेट डायरेक्ट परचेज नहीं किया हो, आपने एसेट एक्सचेंज किया हो। आपने एसेट एक्सचेंज किया हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने एसेट एक्सचेंज किया है तो मैं आपसे 2 बातें पूछता हूं। पहला, आपने आने वाले एसेट को रिकॉर्ड करना है या जाने वाले? भड़ मार रहे हो ना, सुनो। जाने वाला तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आने वाले को करना। ये कंफ्यूजन पेपर में नहीं हो ना, इसलिए ब्रेक करके पढ़ाऊंगा। फिर एक ऐसा सवाल कराऊंगा जिसमें सब मिक्स हो जाएगा, और जब सब मिक्स हो जाएगा तो IAS 16 कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीड? पक्की बात है। चलें वापस से जी। इनपुट टैक्स डिपेंड करता है रिफंडेबल है या नहीं है। आपने अगर सेल्स टैक्स पे किया है, सही है, और एग्जामिनर लिख के दे कि दिस इज नॉट रिफंडेबल, तो क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्योंकि उसके बगैर आप एसेट खरीद नहीं सकते, तो वो वापस नहीं होगा। सही है। हाँ, अगर आपको ये कहे कि भाई सेल्स टैक्स रिफंडेबल है, तो आप आज तो पे कर रहे हो, गवर्नमेंट से वापस ले लोगे। क्लियर है? तो वो फिर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा भाई, वापस अब हम बात कर रहे हैं इनिशियल मेजरमेंट की, कि इनिशियली एसेट को कितने पे रखूं। एग्रीड? परचेज प्राइस आएगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आएगी। ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया, मैं खरीद के आ गया। मैं कह रहा हूं क्या जिंदगी में ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें एसेट एक्सचेंज हो सकती हैं? यहां पे समझने का मतलब यह है कि आपको आने वाले एसेट को रिकॉर्ड करना है या जाने वाले? जाने वाला तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको तो डी रिकॉग्नाइज करना है। वो सिखाता हूं, पर मकसद क्या है पहले फोकस होकर सुने। वापस से पूछ रहा हूं, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आने वाले एसेट को रिकॉर्ड करना है? जाने वाले? आने वाले। जाने वाले को क्यों नहीं कर रहे? ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्ड करना है या डी रिकॉग्नाइज? डी रिकॉग्नाइज। पर अब वापस से अगर तुमसे एक सवाल पूछूं, एक मासूम सा सवाल, मैंने इसको इनिशियल मेजरमेंट में पता है क्यों रखा है? क्योंकि आने वाला एसेट तो इनिशियली मेजर होगा ना।
नहीं है बात समझ? भाई आने वाला एसेट तो इनिशियली मेजर होगा ना, पर क्या वो आप खरीद के ला रहे हो या एक्सचेंज करके, तो उसका केस अलग बना दिया। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखो एक तो ये है ना सीधा सीधा खरीद के आ गया, वो तो मुझे आता है, पर मैं कह रहा हूं व्हाट इफ मैं एसेट खरीद के आया बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, तो उस केस में वो आने वाला एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा वो सीखना है। पहले बताओ फिनोमेना क्लियर है? पक्की बात है। चलिए एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को आगे लेके पहला केस, सवाल पूछें पहले, कोई सवाल? बिल्डिंग बना रहे हैं बेचने की उससे रख रहे हैं तो दैट इज IS2 इन्वेंट्री। क्यों होगी? मैं यूज कर रही हो, खुद बैठी हुई हो, इन्वेंट्री डेप्रिशिएट होती है, हट गया साइड में। दैट वाज द ओनली रीजन कि अलग रखा गया ना। जो खुद यूज करोगे PP यूज होगा, डेप्रिशिएट होगा, और जो बेचने के लिए रखोगे वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, वो इन्वेंट्री आपको कमा के देगी, तब भी वो IP है। मैं बिल्डिंग खरीद के भूल गया, नहीं कैपिटल गेन के लिए नहीं ना, इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री तो एक मेरे को सुनो तो सही है, बिल्डिंग आपने बनाई, अब आप बोल रही हैं उससे क्या करना है, उसको बेचने के लिए रखा हुआ है तो IS2। बिल्डिंग खरीद ली आपने, सिर्फ उसको रखा हुआ है बेचने के लिए नहीं, आपका देखो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी है ना। आप बेचती लैपटॉप हैं, अज्यूमिंग आपका बिजनेस है लैपटॉप बेचना, तो वो लैपटॉप क्या है आपकी? इन्वेंट्री, यूज तो नहीं कर रही ना। आपको शौक हुआ, एक्सेस पैसे आ गए, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब मैंने आपसे पूछा प्रॉपर्टी का क्या करना है, आपने बोला यार बस ऐसी ही रखी हुई है, वैल्यू ऊपर जाने दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया ना। अब जैसे मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, कंसल्टेंसी सर्विसेज दूंगा, EY में सीनियर मैनेजर हूँ, ये सारे मेरे काम है ना। पर कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए गरीब के पास और मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो मुझ गरीब की वो प्रॉपर्टी इन्वेंट्री तो नहीं है ना, वो क्या है? इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, कैपिटल जो फायदा होगा भेज दूंगा। पर ये तो नहीं कह सकता ना मेरी इन्वेंट्री है। हाँ अलबत्ता मैं ये कहूँ मेरा मोबाइल का काम भी है, तो क्या वो मोबाइल जितने भी रखे हुए हैं वो सब मेरे लिए क्या है? IS2 इन्वेंट्री है। तो जैसा आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वैसे आपने सोचना है, सही है। यू कैन नॉट क्लासिफाई एवरीथिंग इनटू इन्वेंट्री, क्लियर है? चलें सर, टेस्टिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इफ देन यस व्हाई वी कैन स्टिल हैव द एसेट विदाउट टेस्टिंग। ओके अच्छा मुझे एक बात बताएं, जाने वाले एसेट डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी सुनिएगा, एक सवाल आया भाई, मानिया पूछ रही है सर टेस्टिंग ऑफ एसेट कि सर वो सही चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है या नहीं? बिल्कुल है। मैं आपको प्रूफ करता हूं, उन्होंने प्रूफ भी मांगा, बोलिए सर जस्टिफाई करें प्लीज। मैंने कहा अभी कर लेते हैं, आ जाओ। अलग तुम्हें बचपन में सीखा हुआ होगा। सुनो मैं आपसे ये पूछूं, मैं तुम्हें इसकी एग्जाम्पल देता हूँ बड़ी मजे की। यहां पे एक पावर प्लांट लगा था जिसके हम ऑडिटर थे, सही है? प्लीज सुनना, मैं लॉजिक अभी बता देता हूँ ना। हम ऑडिटर थे, एक पावर प्लांट लगा था, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का। हुआ क्या, हमने देखा कि यार वो एसिड ना डेप्रिशिएट हो रहा था उनकी किताबों में। अच्छा एसिड डेप्रिशिएट हो रहा था, इसका मेरा मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड पे क्या चल रहा होगा कि एसिड यूज हो रहा है, अवेलेबल फॉर यूज है। क्या बोला मैंने? यानी एसिड जब डेप्रिशिएट हो रहा है तो मैं कह रहा हूं कि वो अवेलेबल फॉर यूज है। हमने कहा बेहतरीन हो गई बात। अच्छा हम जब वाकई प्लांट पे पहुंचे, क्योंकि मैं तो ऑडिटर हूं ना, हम देखने लगे प्लांट बंद है और आपकी किताबों में वो डेप्रिशिएट हो रहा है, आपकी किताबों में वो। अच्छा एसिड की डेप्रिसिएशन पता है शुरू कब होती है? जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, ना कि आप एक्चुअली उसको यूज करना शुरू करें। अवेलेबल फॉर यूज पे भाई, अगर आपको वो अवेलेबल हो गया ना कि भाई अब तैयार है चलाओ, तो वो उस दिन से डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। आप बात समझिएगा। हमने पूछा भाई ये बंदे तुम डेप्रिशिएट कर रहे हो, अवेलेबल फॉर यूज हो गया था? यानी मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैंने देखो कितने प्यार से दो मासूम सवाल किए। मैंने कहा आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या अवेलेबल फॉर यूज मैंने रेडी फॉर यूज है, आप खुद नहीं चला रहे हो? बोले नहीं है रेडी फॉर यूज नहीं है। मैंने कहा क्यों? नहीं बोला क्यों? बोला यार हमने टेस्टिंग की थी, हमने बोला था इसमें से चिप्स निकलेगी, पता नहीं क्या निकल रहा है, टेस्ट ही नहीं हुआ सही। तो क्या टेस्टिंग लाजमी है? अच्छा मैं पूरी कहानी सुनाने का इनको मतलब ये था कि हमने बोला कि भाई तुम डेप्रिशिएट, हमने उसको बोला बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम डेप्रिशिएट कर रहे हो। डेप्रिसिएशन कब होगा? तो वो बोल रहा मशीन पड़ी भी तो है, अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। कब होगी? जब टेस्टिंग हो जाएगी। पहले वो कहानी समझ आई। तो क्या टेस्टिंग लाजमी है? भाई वो बोल रहा हमने पहला टेस्ट करके देखा था, उस पर खर्चा आया था। मैंने कहा वो कैपिटलाइज किया हुआ है? बोल रहा हाँ सर किया हुआ है।
तो मैंने कहा फिर बोला सर नहीं हुआ ना, नहीं चल रहे, कितनी बार बोले आपको भी कितनी बार समझाऊं, नहीं चल रहा ना ऐसे डेप्रिशिएट होना। तो क्या एसिड के अवेलेबल फॉर यूज होने के लिए टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, या अच्छा इफ टेस्टिंग इज फेल्ड दैट मींस इट कैन नॉट बी यूज। बात समझ आ रही है? माने आप क्लियर हो गई कहानी, जल्दी बताओ, जब तक आप बताओ, अब बताओ लॉजिक क्लियर है? एसिड लेते हैं भाई, सवाल सुन ले जल्दी, सबको सुनना होता है प्लीज। हाँ जी भाई, एसिड लेते हैं फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं, साइट प्रिपेयर करते हैं, वो भी कैपिटलाइज होगी। वो भी कैपिटलाइज होगी। डिस्मेंटलिंग पे तो मैं आया भी नहीं हूं ना। बिल्कुल आएगी, पर अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा ना कि मैं वो बताऊं जो अभी बातें बताने की नहीं है। बिल्कुल सुकून सुकून से एक एक करके खाना है हमें, सही है? ओके, अब आखिरी सवाल इसका, मीन्स वी इनकाउंटर ईच एंड एवरी थिंग इनटू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट व्हिच इज नेसेसरी नॉट ओनली टू हैव द एसिड बट फॉर नेसेसरी टू मेक इट अवेलेबल फॉर यूज। क्या सही कह रही है मानिया कि नेसेसरी टू पुट इनटू यूज की भी तमाम कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले बताओ तो मानिया, जवाब लॉजिक क्लियर हो गई, आगे चलूं, एक्सचेंज पे पहुंचाना है, या आप लोग किस दुनिया में ले जाते हो मुझे? सही है? नहीं भाई, भाईजान इधर, हेलो, ये कह रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो IAS 16 में, ये किसने कह दिया? उसके लिए IFRS 9 है, वो FIR 2 में पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, क्या शेयर्स यूज होते हैं? वो एक फाइनेंशियल एसेट है। कौन सा एसेट है? वो यूजेबल एसेट नहीं है। फाइनेंशियल एसेट होना एक अलग बात है, उसकी अकाउंटिंग कहाँ होती है? IFRS 9 में, दैट्स इट, वो अलग है। सही है, यहाँ नहीं डाल रही हो भाई, क्या करता है? इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट हो रही है बुक्स में, इन्वेस्टमेंट तो यूज नहीं होती ना यार, वो तो आप खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो गेन के लिए, वो अलग स्टैंडर्ड है। सही है, चलो खैर वापस से प्लीज बैक ऑन पॉइंट, प्लीज सुनो। अब हम ये सीखने लगे हैं कि आप इनिशियल मेजरमेंट के अंदर, एक्सचेंज के अंदर जो एसिड आएगा उसको कैसे कैरी करेंगे। एग्रीड? तो अपने पास जल्दी से हेडिंग डाल दें एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की, जल्दी से। अच्छा, आप लोगों के पास मजे से कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो चाचू आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने जो मशीन परचेज की है वो कितने की परचेज की है? 5 लाख रुपए की मशीन परचेज की है। कौन सी तारीख पे? अच्छा प्लीज यार फोकस हो के यहां पे। मैंने कहा कि सर मैं यहां पे सबसे पहले जनवरी 1, 2020 पे एक एंट्री बनाऊंगा और वो एंट्री होगी और कैश क्रेडिट कितने से? 5 लाख रुपए से। अच्छा कोई मुझे बताए अंग्रेजी के अंदर ये जो 5 लाख रुपए की मैंने मशीन परचेज की है, क्या ये परचेज प्राइस है? यस। इसमें कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, होती भी तो मैं डाल देता। ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सीधा सीधा बाय किया है। अच्छा क्या ये रेडी फॉर यूज हो गया? यस, अवेलेबल है। क्या अब ये डेप्रिशिएट होगा? ओके, हमने कहा इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। और मैं इसको डेप्रिशिएट करता हूं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, का मतलब है हर साल सेम, स्ट्रेट सेम बेनिफिट्स देगा। चलें, हमने कहा कि सर मैं आ गया 31 दिसंबर 2020 पे। अच्छा 31 दिसंबर 2020 पे मैंने एक एंट्री बनाई, accumulated, ओके कितने से भाई? 1 लाख रुपए से। अच्छा सर ये 1 लाख रुपए आपने निकाला ऐसे कि आपने 5 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया 5 ईयर्स से। अच्छा अब जो जो मैं पूछूंगा वो आपने बताना है। एसिड की कॉस्ट कितनी है?
यूज कितना हो गया, बचा कितना, 4 लाख। बचता है यूजेज के बाद, बचता है यूजेज के बाद। मैं आपसे सिंपल एक बात पूछूं कि आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है आपकी किताबों में, तो आप बोलेंगे 5। यूज आज तक कितना हो गया, बचा हुआ कितना, वेरी गुड। ये कहानी क्लियर है। चलें जी, हमने कहा ये तो हो गया पहला साल, सिंपल सा। इसी को हम लेके गए दूसरे साल में। हमने कहा हम आ गए 31 दिसंबर 2021 पे। अज्यूमिंग कि कोई और एसेट की खरीदो फरोख्त नहीं हुई है, वो आगे जाके इसमें ऐड करूंगा सारी चीज़ें, पर हमने कहा वापस से ही एसेट यूज होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से भाई, स्ट्रेट लाइन पे सेम बेनिफिट्स, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे खाली लेजर बनवाऊँ एक प्यारा सा, और आपने भी ऐसे ही कॉपी करना होगा जब आप उसको छापेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास मेरी किताबों के अंदर 2 अकाउंट हेड्स हैं, एक और अक्यूमुलेटेड। अच्छा, ओपनिंग 2021 का 5 लाख है। अच्छा, ओपनिंग 2021 का 1 लाख रुपए। आपको ये तो पता है ना कि मैं अगर 1 साल इसको डेप्रिशिएट करूंगा तो मेरा अक्यूमुलेटेड इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा भाई, तो हमने कहा ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, 1 लाख। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं मासूमाना सवाल, एसेट की कॉस्ट कितनी है, आज तक कितना यूज हो गया, 2 लाख। आज तक 2 लाख। इस साल कितना यूज हुआ, आज तक बचा हुआ कितना, इस बात से नहीं मुकरना। वापस खरीदा कितने का, आज तक यूज कितना, बचा कितना, बचा कितना, 3 लाख। मतलब बचा कितना, 3 लाख का मतलब है वो कैरी हो रहा है। कैरिंग अमाउंट मैंने कैश फ्लो में सिखाया है कि कैरिंग अमाउंट है, एग्रीड है। यानी चलो अब हम कह रहे हैं 31 दिसंबर 2021 पे ये एसेट कितने पे कैरी हो रहा है, आपकी किताबों में 3 लाख रुपए पे मौजूद है। ये कहानी सुन के हम आगे बढ़ गए। ये देखें, यही चाचू मशीन खरीद के आए थे। अब देखो लिखा हुआ क्या है, ऑन 31 दिसंबर 2021 कंपनी डिस्पोज इट्स मशीनरी, अपनी मशीनरी बेच दी, एग्रीड। आगे, एंड एक्वायर्ड अ प्लांट बाय वे ऑफ एक्सचेंज। तो पहले वही तो सिखाया, पहले एसेट को खरीदा, यूज किया, अब उसको बेच रहा हूं। पर बेचना यहां पे मकसद एक अलग है, खरीदना एक अलग है। हम यहां पे कंसर्न है कि आने वाला एसेट किस पे रिकॉर्ड होगा, एग्रीड। वापस से जल्दी से एक मेरे लिए फिनोमेना बनाते हैं, पूरा फ्रेमवर्क रिकॉल। एसेट मशीन खरीदी कितने की थी, कितने साल यूज की, कितनी यूज हो गई, 2 लाख रुपए, बची हुई कितनी है, 3 लाख रुपए। बस इतना सा याद रखो आप। अब वो कह रहा है कि 2021 में आके आपको ये पता लगा कि आपने अपनी मशीन बेच दी, पर 31 दिसंबर पे यानी साल के आखिर में आपने अपनी मशीन बेच दी और बेच के पैसे लेके आए ये दूसरा एसेट। बस ये बात नहीं भूलनी, बेच के पैसे, अच्छा आइडियली आप पैसे लाते हैं, यहां पे आप दूसरा एसेट ला रहे हैं बाय वे ऑफ एक्सचेंज विद इट्स मशीनरी। यहां तक की अंग्रेजी क्लियर है, तो आगे चलूं। ओके, फिर वो कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी। फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी कौन, मेरा एसेट या आने वाला एसेट, मेरा। ये क्लैरिटी रखते हैं एग्जाम में। हमारा तो बच्चा पता है करता है क्या, एग्जाम में गलत वैल्यू पिक कर लेगा। मैं कसम खा के कहता हूं, कैरी फॉरवर्ड के ये जो बेवकूफ बनाते हैं ना लोग, सारे नंबर कटते हैं। भाई कैपिटलाइजेशन गलत होगी तो डेप्रिसिएशन भी गलत होगा, ये भूल जाओ, तुम्हें एक नंबर भी मिलेगा। ये होशियारी में नहीं रहना कि तो एक ही गलती की है तो उसकी नंबर कटेंगे। तो भाई डेप्रिसिएशन के मेरा बाप निकाल रहा है, वो भी तो हम ही निकाल रहे हैं ना, वो भी तो आंसर क्या आएगा,
गलत आएगा तो इसमें आपने बड़ा विजिलेंट रहना है, एक एक चीज इंपैक्ट करती है, सीधी सी बात है एग्जाम के अंदर। आओ फोकस करते हैं। हमने कहा ये जो फेयर वैल्यू बता रहा है ये किसकी बता रहा है? जो मशीनरी हमारे पास है। एग्रीड? अच्छा जी, ओके। यानी वो कह रहा है जब आप इस मशीनरी को सामने वाले को दे रहे थे उस दिन इसकी वैल्यू 350 थी। अच्छा, आपने कितने पे रखी हुई है? 3 लाख रुपए। बस ये बात पता होनी चाहिए। आगे, और वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एज एट 31 दिसंबर 2021 कितनी है? अच्छा, अब ये जो प्लांट है ये जाने वाला एसेट है आने वाला? भाई आने वाले में जाने वाले में दोनों में फर्क क्लियर है? चलो, हमने कहा कि सर लेट्स डिस्कस अबाउट, भाई लिखा हुआ है ना, मैं आकाश हूं तो मैं कमरे से बाहर जा रहा हूं, मैं जाने वाला हूं। आप लाइबा हो तो आप कमरे में आ रही हो तो आप आने वाली हो। इसमें मसला क्या है? पता कैसे लेकर जाने वाली कि आने वाली? इसका क्या मतलब है भाई? लिखा हुआ है ना। इतना मुश्किल से यहां से शुरू किया, मैंने बोला 3 बार चाचू का नाम लिया, फ्रेंच डायरी रखी हुई है इन्होंने, इनको मैंने बताया कि ये मशीन खरीद के आए, फिर ऊपर लिखा भी मशीन मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, फिर यहाँ पे कह रहा हूँ मशीन मशीन जा रही है। इससे ज़्यादा तो स्लो नहीं हो सकता भाई। सही है? आने वाला जाने वाला क्लियर है? पक्की बात है? ओके। अच्छा भाई, अब वापस से हमने कहा आने वाले जाने वाले को क्लियर करने के लिए आपने मशीन खरीदी थी, आने वाले को बाहर में डालो, मशीन की बात करते हैं। मशीन कितने की खरीदी? कौन से साल में? 20 में। 2 साल यूज़ की, 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन आया। आपने बोला मशीन आपकी किताबों में कितने की कॉस्ट पे? कॉस्ट। जब मैं बोल रहा हूं तो अल्फाज सुनने, 5 लाख। आज तक का यूजेज कितना है? नेट कितने पे? कैरी 3 पे हो रही है। मैं बोलूं कैरी कितने पे हो रही है, आप बोलेंगे 3 लाख। यानी मशीन जो कि मेरी चीज है वो कैरी हो रही है 3 लाख रुपए पे। एग्रीड? क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? ओके, अब आगे सुने। मशीन कैरी हो रही है 3 लाख रुपए पे। अच्छा, अब मैंने कहा जिस दिन मैंने कैरी की हुई है मशीन को 3 लाख रुपए पे, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मशीन बेचूंगा और उसके अगेंस्ट में पैसे ले आऊंगा, दूसरा एसेट, और वो है प्लांट। अब यूं बात कर लें, जाने वाला एसेट मशीन, आने वाला एसेट, एक बार वापस से, जाने वाला मशीन एसेट नहीं मशीन, आने वाला एसेट प्लांट। क्लियर है? अच्छा, अब मैं वापस से बात कर रहा हूं डिस्पोजल एंट्री की। पर बिफोर डिस्पोजल एंट्री क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन कितनी है? 3 लाख रुपए। और ये आपने मेरे ख्याल से ऐसे निकाली है कि कॉस्ट आपके पास कितनी बढ़ी हुई है और अक्यूमुलेटेड 2 लाख रुपए। ये हिसाब किताब है। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन इज 3 लाख रुपीस। एग्रीड? चलें, अब हम एक काम करते हैं, हम डिस्पोजल की एंट्री सिखाते हैं आपको आज। मुझे बताओ मेरे पास मेरी किताबों में कितने अकाउंट खुले हुए? 2। मैंने कहा मैंने अपनी मशीन जो कि डी रिकॉग्नाइज करनी है, कितने से करूं? कॉस्ट पे। ये रहा डिस्पोजल, खत्म करना है ना। और एसेट जब रिड्यूस होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। ये अकाउंट हो गया 0, होना भी चाहिए। खत्म। किताबों में रख के कोई फायदा है? ये चला गया, निकाल दिया। ओके, फिर मुझे याद आया, ओ भाई जब एक एसिड ही नहीं बचा तो उसका यूजेज क्या करूं रख के? वो भी निकाल दें, क्योंकि आज तक यूज हुआ था वो तो तब तक रखा हुआ था ना ताकि शेयर होल्डर को बता सकूं कि इतने का खरीदा था, इतने का यूज हो चुका था। अब जब खरीदा हुआ माल ही नहीं बचा तो क्या उसका यूजेज रखें या वो भी निकाल दें? अच्छा, हमने बोला कि भाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये नेट कितना हो गया? 3 लाख रुपए। यानी आपने अपनी लायबिलिटी कम की 2 से, एसेट कम किया 5 से, नेट कितने निकल गए? 3 लाख रुपए। यानी आपका कैरी भी तो 3 पे ही हो रहा था ना, तो किताबों से निकला भी कितना? कॉस्ट से निकली, अक्यूमुलेटेड से। तो हमने कहा भाई ये भी डिस्पोजल के नाम पे डाल दें सर, कॉपी करने का भरपूर मौका मिलेगा। ये आ गया 2 लाख रुपए। ये क्लोजिंग कितना?
मुझे लगता है कि इस एंट्री के बाद मेरा मशीन का चैप्टर खत्म। अब एक काम कर लेते हैं, ये ले आए, यही चाहिए ना भाई। जाने वाले एसिड तो चला गया, अब पंचायत किसकी है? आने वाले एसिड की। वेरी गुड। अब मुझे ये देखना है कि प्लांट को किस वैल्यू पे रखना है। अच्छा, ये वैल्यू यूज नहीं करूंगा, यही सिखाना है आज। ये एग्जाम में सबसे बड़ा ब्लंडर मार के आओगे। सुनो, अब यही सिखाना है आज। ये कहानी पूरी घुमा के यहां तक लानी थी। कोई आपसे पूछे, प्लीज सुनना फोकस के साथ, यहां पे ये गेम है। कोई आपसे पूछे आपने मशीन जो बेची, जल्दी बताओ क्या उसके अगेंस्ट में पैसे आए या दूसरा एसिड आया? अच्छा, अब मैंने कहा दूसरा एसिड कितने का पड़ गया आपको? बात समझे ना? नहीं नहीं नहीं, यही तो सुनना है। दूसरा एसिड आपको कितने का पड़ गया? मैंने कहा इसको सोचते ही यूं है कि उसने बोला कि सिंपल एक बात बताओ, आप अपनी मशीनरी मार्केट में बेचने जाते तो कितने की बिकती? 350 की। तो क्या आप ये कह सकते हैं सोचने के लिए कि आपने आने वाले एसिड के लिए टेक्निकली कंसिडरेशन 350 दी है? नहीं, ये बात समझ। आपने आने वाले एसिड के लिए टेक्निकली कंसिडरेशन 350 दी है, तो बोल रहा है कि भाई उसकी फेवर जो 360 है, तो भाई आपको सस्ता पड़ गया ना। मतलब आपको कौन कह रहा है कि आप महंगा रिकॉर्ड करो? आपको पड़ गया ना सस्ता। मैंने अभी ये आईफोन खरीदा, अपनी बेगम के लिए खरीदा, तो मुझे सस्ता मिल गया, तो मैं क्या महंगे पे कैपिटलाइज करूं? मैंने दूसरी दुकान से पूछा, वो बोल रहा है 3,50,000 का मिल रहा है 15 प्रो, मैंने 3,25,000 का खरीद लिया, मैं किस पे कैपिटलाइज करूं? 3,25,000 पे। भाई लॉजिक है, कोई सिंपल बात है। आप मार्केट में गए, आपने प्लांट ले लिया, अब प्लांट के अगेंस्ट में आपने कैश दिया या अपनी मशीनरी? अच्छा, मैंने आपसे सिंपल पूछा भाई लंबी किए बगैर ये बता दो प्लांट कितने का है, आपने बोला 360 का। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, 360 दिए या उस 360 की चीज को एक्वायर करने के लिए अपना एसेट? अच्छा, अपने एसेट की वैल्यू कितनी है? तो भाई द वैल्यू विच यू हैव फॉरगॉन इज 350। वैल्यू जो आपने फॉरगो की है वो क्या है? तो टेक्निकली 350 का आने वाला एसेट पड़ गया ना। तो स्टैंडर्ड ये कहता है आप आने वाले एसेट को जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। सिंपल, इसको इंग्लिश में बताऊं, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। लिख लो अपने पास, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। अभी अभी बताते हैं ना एक एक करके। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन कितना है भाई? 350। यहां पे हम लिख लेते हैं इसको, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। यानी हमने इसको रिकॉर्ड किया है आने वाले एसिड की फेयर वैल्यू पे, जाने वाली? जाने वाली। ये रहा कंसिडरेशन गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। एग्रीड है? अच्छा, अब मुझे तुम लोग एक बात सोच के बताना, यहां पे आपको गेन हो गया 50,000 रुपए का। एग्जाम्पल है, आपकी किताबों में वो चीज कैरी कितने पे हो रही थी? 3 लाख रुपए पे। आपने उस 3 लाख रुपए की इसमें कैश लेके आए या नया एसेट? नया एसेट लेके आए। ऐसा ही है, नया एसेट कितने का? 350 का। 350 का ना, उसकी वैल्यू तो 360 आ रही है। हमने फॉरगॉन तो 350 किया ना, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी हो गई टेक्निकली? 350। तो गेन कितने का हो गया? 50,000 रुपए का। पहले बताओ बात समझ आई? तो पूरा फिनोमेना ये देखो। अब तुम एक चीज सोचो, मैं तुम्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा सवाल आज करा देता, तुम बोलते यार भाई सर हो गया सवाल, पर उसके अंदर ये बारीकियां कहाँ से आती? तो आपने तो आज सिर्फ ये सीखना है कि इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो रही है? 350 पे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे। अच्छा, अब ओवरऑल जो फिनोमेना है, समरी है, वो क्या है जल्दी बताना। मशीनरी खरीदी कितने पे थी? 5 लाख रुपए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। जब मशीनरी हमने खरीदी 5 लाख रुपए पे थी मेरे बच्चों, तो हमने कहा सही है भाई, हमने उसको कितने साल यूज किया? तो 2 सालों का यूजेज कितना बन गया? 2 लाख रुपए। बची कितने की? तो हमने कहा सर सिंपल हिसाब किताब करते हैं, एसेट की कॉस्ट को कॉस्ट से निकाल दिया, यूजेज को यूजेज से निकाल दिया, नेट कितना निकल गया? अब आपने ये देखना है इस 3 लाख रुपए अगेंस्ट में आया क्या, कैश या इक्विवेलेंट एसेट? अच्छा, आपने कहा जो प्लांट आ रहा है ना, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 360।
पर क्या मैंने उसको 360 पे रिकॉर्ड किया या उतने पे जितने पे मुझे पड़ गया? अच्छा, तो आपको कैसे पता लगेगा आपको कितने पे पड़ गया? आप बोलोगे भाई जो आपने फोरगो किया। अगर मैं यही एसिड मार्केट में बेचता तो मेरी जेब में कितने आते? तो अब मैं कह रहा हूँ उसी के अगेंस्ट में वो एसिड आ गया, तो टेक्निकली आपने 360 का तो पढ़ा ही नहीं ना, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर आपको सामने वाला ये कहता, अब ये सोच के बताना, सामने वाला आपको ये कहता कि 350 का तो तुम्हारा एसिड है, मुझे 10 और दो, तो 360 होता। लॉजिक क्लियर है? तो अगर 10 आपको वो कहता है तो आपको 10 और देने पड़ते। यस, तो आपके फोरगॉन कितने हो जाते हैं पूरे 360? तो कैश में होता ना, कैश क्रेडिट हो जाता आपका। नहीं यही बात समझ? तो तब तो कैश क्रेडिट हो जाता ना आपका। सर 350 वाला रिपीट कर दें। अच्छा भाई 350 वाला रिपीट कर देते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे इधर सवाल में देख के हमने कहा, पहले बताओ जाने तक की बात क्लियर है नूर? जल्दी जाने तक दी रिकॉग्निशन जल्दी से। ओके, अब मसला क्या है प्लांट का, कि मुझे ये देखना है कि मैं प्लांट को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूं। दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, एक जाने वाले एसिड की, एक आने वाला, फेयर वैल्यू दी हुई है। मैंने कहा आप 360 को यूज नहीं करेंगे, तो मैंने इसकी एग्जांपल भी दी। मैंने कहा 360 को आप इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपसे कोई पूछे आपको प्लांट कितने का पड़ गया, तो आप क्या ये कहोगे कि आपने 360 दिए थे? नहीं, आप बोलोगे मैंने अपना एसिड दिया था। अच्छा, वो बोलेगा भाई लंबी नहीं करो, मुझे ये बताओ आपने जो एसिड दिया था उसकी वैल्यू क्या है? 350। तो भाई वो यही तो पूछ रहा है कि आपको आने वाला एसिड कितने का पड़ गया, तो आप बोल रहे हो मैंने 350 की चीज दी थी, वो मुझे उतने का पड़ गया। अब उसकी वैल्यू कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कुछ भी हो। हाँ, अलबत्ता ये कहता कि भाईजान 10 और देने, तो फिर फॉरगॉन तो पूरा हो गया ना। हाँ, तो अब टेक्निकली मलाइका कह रही है, और बिल्कुल सही, मैं भी यहीं पे आने वाला था। उन्होंने कहा सर टेक्निकली हमें 10 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। 10 का क्या मिल गया? आप कभी मार्केट में भी जाते हैं ना, आप बोलते हैं यार ये कर ले एक्सचेंज, यार बस कर, यार खत्म, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना उसी टाइम, तो वो तो एसिड में ही नेट हो जाता है ना, उसको अलग से तो रिकॉर्ड नहीं करते। पहले बताओ कहानी समझ आती है? यानी सिंपल हमने जबान में ये सीखा, समरी क्या है, आप आने वाले एसिड को जाने वाले एसिड की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। क्लियर है? इसको कॉपी कर लें जल्दी से, ये लें। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन वालों सारे बच्चे? कॉन्ट्रा अकाउंट होता है ना उसका, तो आज तक का यूजेज एसिड का उलट क्या होगा? लायबिलिटी है ना, अक्यूमुलेटेड। नहीं फिर कैश भी तो देते, गेन 50 का ही रहता, क्योंकि गेन नहीं वो इसी में बन जाती ना, कैश और आ जाता। देखो आपका 50 का गेन पता है क्यों रहता? सिर्फ क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू असाइन कितनी हुई है? 350। कौन सा वाला पॉइंट लास्ट, ये बता दो भाई। लास्ट में तो बहुत सारे पॉइंट बुलवाते हैं ये लोग। लास्ट पॉइंट बता दो वो वाला, वो रिपीट कर दूंगा जल्दी। आज आपको मिल जाएगा प्लानर। कॉन्ट्रा वाला, अच्छा वो बच्चे ने पूछा था कि सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आप कॉन्ट्रा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एसेट का उलट है ना, क्योंकि वो तो यूज हो रहा है, तो इसलिए कॉन्ट्रा लायबिलिटी बनती है उसके अगेंस्ट में, ताकि आप ये बता पाएं कि मैंने एसेट जितने का भी खरीदा था उसका अक्यूमुलेटेड यूजेज यहां जमा होता जा रहा है। अब ये तो पियासी वाली बात है, मैं फिर भी बता रहा हूं। जी, अवेलेबल फॉर, अवेलेबल फॉर यूज तब होता है जब वो इस कंडीशन में आ जाए कि आप में कोई और कोई भी यूज कर पाए। सही है? आने उसमें फर्क है ना। अब फॉर एग्जांपल आप एक प्लांट लेके आए, अच्छा पियासी में लॉजिक नहीं मिली तो मैं दे रहा हूँ ना, भाई दे रहा है ना, इधर सुनो। देखो आने और यूज करने में फर्क है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब मैं स्माइल इंडस्ट्रीज का भी ऑर्डर किया है मैंने। अब उन्होंने एक प्लांट मंगवाया जो करलीस चिप्स बनाता है, चिप्स।
अच्छा, कर्लीज के चिप्स बनाने के लिए उसने एक प्लांट मंगवाया जो कि दूसरे प्लांट में कनेक्ट होना है, ताकि यहाँ से बाउलर चिप्स को फ्राई करेगा, फिर उसको सुखाएगा और फिर वहाँ से कट के मशीन से आएगा। अब बाउलर फ्राई भी कर ले, उसमें अगर कटिंग मशीन नहीं जुड़ेगी तब तक वो अवेलेबल फॉर यूज़, तो क्या मैं उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दूँ, या वो भी अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है उस कंडीशन में जिस तरीके से आप इंटेंड करते हैं। ये कह रहा हूँ, ये डेफिनेशन है। क्लियर है यार? अच्छा, मेरी बुक का सवाल हो रहा है भाईजान, मैं दे चुका आप लोगों को, ग्रुप पे मैं डाल चुका, सारे के सारे आप पीडीएफ जाके देखें, आपको जो मैंने वादा किया था वो पूरा कर चुका हूँ। एक एक चैप्टर के क्वेश्चन सोल्यूशन सब डाल दिए हैं, वो भी चैप्टर अलग कर करके। जिस दिन घर से निकलना है जो टॉपिक करने के लिए, उसका प्रिंट निकालो, चिपकाओ और जाके तैयारी करो। सही है? ये तुम लोगों से कमिटमेंट की थी, इसलिए मैंने तुम्हें पीडीएफ दी है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उसको। जिस चैप्टर को करना चाहते हैं वो पीडीएफ लेके घूमें। सही है? तो वो सब दे चुका हूँ, तो मतलब आपके ऊपर, आप प्रिंट करा लें वो मसला नहीं है, पर मैंने आप लोगों से कहा था इसलिए मैंने अपने प्रिंटर को नहीं दी और मैंने पब्लिश नहीं कराई है। पब्लिश मैंने जानबूझ के नहीं कराई ना, मैं मतलब आपको जो सॉफ्ट में दे दी तो फिर आपने क्यों कॉस्ट इंकर करनी है? मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं तो प्रिंट करा दूँ, पर मसला अगेन यही है कि जिस चैप्टर को आप कर रहे हैं ना उसको प्रिंट निकाल लें, उसकी एक छोटी सी फाइल बना लें। मैं अपने वक्त पे यही करता था, मैं मतलब इतना वो नहीं था कि मैं पूरी बुक कैरी करूँ, मैं सोच के निकलता था कि भाई मुझे आज ये 3 चैप्टर करने, तो 3 चैप्टर की छोटी छोटी फाइल होती थी मेरे पास, वो मैं रख लेता था। हैवी भी नहीं होता था बैग, अपने हिसाब से जो चैप्टर करना है वो करना है। सही है? अपने हिसाब से देख लें आप। कॉलेज से मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे कहोगे मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट करा दूँ या भाई शो ऑफ हैंड से वोट हो जाए ना कि प्रिंट करानी है, करानी है। चलो हम देखो, ये तो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। सही है? अब देखो भाई, सीधी सी बात है, वो अपडेटेड बुक है, ऑल टुगेदर न्यू है, उसमें सारी चीज़ें हैं जो आज तक मैंने कहा था अपडेट की हुई हैं। अब आपने अगर कहना है तो मैं उसको कंपाइल करके जितने आप सेट करेंगे मैं उतने फरमाइश पे प्रिंट करवा दूंगा। सही है? तो आप वो श्योरिटी के साथ बता देना कि भाई यही हमें चाहिए। नहीं, ड्राइव पे डाल दी है, ड्राइव पे डाल दी है। सही है? चलें, ये कॉपी हो गया। कैश फ्लो और गवर्नमेंट ग्रांट, बस 2। कैश फ्लो की कितनी क्लासेस हैं हमारी? 18। 2 पास पेपर है ना एक्स्ट्रा, 16 क्लास हैं। सही है? नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट की आई थिंक 7-8 होंगी, हो जाएगा। मैं तुम्हें प्लानर बना दूंगा आज, वो उसको फॉलो कर लेना। भाई ये हो गया कॉपी, पक्का अगले पे चलें जी। एंट्री में शो डिस्काउंट शो करते ही नहीं है ना, ट्रेड डिस्काउंट कहाँ है बेटा? पहले क्या, मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना तब से ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता था। ट्रेड डिस्काउंट तो दुकान पे मिल गया ना, तो मैं सोचता हूँ थोड़ी 360 एंट्री 350। हाँ बेटा, सेटलमेंट डिस्काउंट अलग होता है ना, वो तो आपने लाइबिलिटी उधार पे खरीदा होता है, वो होता है, ये वो नहीं है। यस, नेट ऑफ करके करेंगे। वो आप जो कह रहे हो वो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है। सही है? हाँ, वो आपको 5% मिलेगा। हाँ जी, ये हो गया यहाँ तक, जल्दी बता दो, आगे चलें। या ये लाजमी कॉपी करना भाई, ये ट्रांजैक्शन पूरी। पीछे वाली स्लाइड शो कर दूं? 1 मिनट रुकिएगा, ये वाली चीज़ आज कर देता हूँ गाजी।
सही है, चले आगे। डेली मिलेंगे, हाँ। देखो एग्जाम में वो एंट्री भी पूछ सकता है और वो एक लेंथी सवाल देगा जिसमें वो बोलेगा भाई डिस्क्लोजर बना के, तो डिस्क्लोजर के अंदर एक ट्रांजैक्शन ये भी होगी ड्राइव से और ग्रुप पे। 4-5 दिनों में आ जाएगी। हाँ जी, इसको स्क्रॉल करूँ? हाँ जी बच्चों, स्क्रॉल करूँ उसको, जल्दी बताओ। उसमें पोर्टल पे लगवा देता हूँ मैं उससे। अभी आज साल लग जाएंगे, 1 मिनट में लग जाएंगे। जो ग्रुप है वो ग्रुप पे भी डाल दूंगा और ड्राइव पे भी डाल दूंगा। सही है, माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। सर हो गया, मेरा कैफ कंप्लीट हो गया। बेहतरीन। अब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल्स। और व्हाट अबाउट फॉर्म? फॉर्म अभी मैं केपीएमजी में अनरजिस्टर्ड थी। तो अब तो वो कर ही लेंगे ना, चलो वो तो रिस्क ही हैज हो गया ना। चलो माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, खुशी हुई। फिर बात करते हैं आपसे बाद में। तो ओके, हाफिज़। मैं भेज देता हूँ वापस शायद। जानी जल्दी बताओ, ये कॉपी हो गया तो एक सवाल कर लें। देखो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी लाइक हर। सही है ना? अब वो देखो केपीएमजी में हो गया उसका माशाल्लाह। मैं सोच लगाता ही नहीं। नहीं, चलने को तो चलती है, पर देखो एक होता है ना, मेरा सिर्फ ये क्राइटेरिया है, आपका एफटीएस अच्छा होना चाहिए, आप काबिल होने चाहिए, मैं रेफ़र कर दूंगा, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा दूंगा, उसके बाद हेल्प नहीं करूंगा। कौन है सीनियर? लाओ सामने, लाओ, उसको बताता हूँ मैं। कोई ऐसा नहीं है। देखो मैं सिर्फ उसकी हेल्प करूंगा जो डिज़र्विंग होगा, और वो भी उस हद तक के इंटरव्यू तक पहुंचा दूंगा, आगे उसका काम है। क्योंकि ऐसी बात है, हज़ारों सीवियाँ आती हैं ना, तो उसमें से मुझे हाईलाइट करना होगा, उसके आगे नहीं करूँगा मैं। और वो भी तब अगर एक मुझे बच्चा आके बोलता है ना कि सर मैं एफटीएस 32 का हूँ, 30 का हूँ, 35 का हूँ, मैं मना कर दूँगा। रीज़न है, जो डिज़र्व करता है पहले उसका चांस है। सही है ना? हाँ, फिर वो कहता है कि सर मुझे किसी और फर्म में देख दें, तो फिर मैं उसकी हेल्प कर लेता हूँ, पर इफ़ ही आस्क मी फॉर द बिग 4, नहीं, उसने गलती की है, वो भुगते। और मकाम एक होना चाहिए, रास्ता अलग हो सकता है। आपको कौन कहता है कि अगर एक कैटेगरी फर्म में आप जॉब करेंगे तो आप काबिल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। आप वहाँ काम करें, फिर बिग 4 में आ जाएं, क्वालिफाई होके, वही आपको शशके मिल गए सारे। सही है? तो ये सीनियर वीनियर फजूल होते हैं, नहीं सुना करो उनकी बात। नहीं, ऐसा नहीं है कि 3 अटैम्प्ट में अगर आपने नहीं कैफ किया तो देखो यार, आपका एफटीएस उनके क्राइटेरिया पे उतरना चाहिए बस। आपने 3 से 4 अटैम्प्ट में कैफ कर लिया ना, बिग 4 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पर मैक्सिमम 3 या 4 अटैम्प्ट, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। 4 अटैम्प्ट में भी यू आर एलिजिबल फॉर बिग 4। उसके बाद आप फिर दिमाग बना लें कि आपने, मतलब वो भी एक कैटेगरी बिग 5 में आती हैं, ग्रैंड थॉर्टन हो गया, बीडीओ हो गया, ये भी तो अच्छी फर्म्स हैं और इंटरनेशनल फर्म्स हैं। मेरी खुद की आर्टिकल्स ग्रैंड थॉर्टन की है, मैं ईवाई में आर्टिकल्स की थी, मैंने रिजाइन करके भी जीडी किया था, क्योंकि वहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शन एडवाइजरी मिली थी, कंपनी को खरीदना बेचना सब मैंने वहाँ सीखा था। तो अगेन आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने कहाँ जाना है, रास्ता आप खुद बनाते हैं अल्लाह से दुआ करके। ये मुझे फजूल लोग लगते हैं, इंतहाई जाहिल लोग लगते हैं जो कहते हैं किस्मत में लिख दिया गया है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, सीधी सी बात है, वो मेहनत से होती है। ये नहीं कहना कि अब मैं सुनता हूँ 2-3 जो आते हैं ना CS4 में बच्चे मोटिवेट करने के, आपकी किस्मत में जितना रिस्क लिख दिया गया है, ओ भाई वो तो तेरे को कोई मार के भी खिला देगा, आपने मेहनत उसके ऊपर की करनी है। तो जंग उसके ऊपर की होती है, जो लिख दिया गया वो तो मिलना है यार। आपने खुदा से बोलना क्या है, अब मैंने इतनी मेहनत की है, मैं डिजर्व करता हूँ, जिद करो ना, वो तो आपको 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि वो आपकी नहीं सुने?
भाई अभी माँ बाप आपको जो दिन का खाना देते हैं उसके अलावा कभी आइसक्रीम मांग तो नहीं मिलती। तो बस सिंपल ये फिलॉसफी रखो यार, वो तो एक माँ है, तो 70 में कोई कितना ड्रास्टिक फ़र्क है। तो ज़िद किया करो भाई मांगने में। मेरी दुआ हमेशा पता है क्या होती है, मेरे हक में बेहतर कर दे। लोग क्या बोलते हैं, जो मेरे हक में वो बेहतर कर दे। भाई तू तो मांग भी उससे रहा है जो सब कर सकता है, और तू उसको भी बोल रहा है कि यार जो मेरे हक में बोलेगा सही है, तू इसी में खुश है, ये ले निकल। हाँ, यू शुड आस्क फॉर इम्पॉसिबल, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। तो मैं जब मेरी दुबई में जॉब हो गई थी, सही है ना, मैं हमेशा ऐसे ही ना मज़े मज़े में इंटरव्यू दे रहा होता हूँ, ऑफ़र आ रही होती है, तो मैंने सोच लिया था, मैंने सब बेच दिया था। फिर बच्चे मिले इस्लामाबाद में, बोला सर आप चले आएंगे तो मतलब आगे भी तो ज़िंदगी है ना, ऑडिट है, FAR 2 है, FFR है, CFAP 6 है, मतलब ऐसा लगेगा अपना कोई चला जाएगा। तो मैंने फिर वहाँ पे रुका, मैंने कहा नहीं यार गलत कर रहा हूँ, जाके कमा तो यहाँ भी रहा हूँ ना। एंड वक्त पर मना कर दिया, और फिर मैंने दुआ की अल्लाह से, मैंने बोला मेरे दिमाग में कुछ ऐसा डाल, मैंने कहा हमेशा मैंने तो उससे ये मांगा है कि मेरे हक में बेहतर कर दे, आज मैं तुझे बोल रहा हूँ जो मेरे लिए बेहतर है वो कर दे। तो मेरे दिमाग में आया मैंने, तो आपका मांगने का तरीका होता है, जब आप कंफ्यूज होते हो ना तो आप उस पर रहने दो, जब आप श्योर हो ना तो आप बोलो मेरे हक में बेहतर करते हो, आगे की चीज़ें भी उसी हिसाब से कर दो जो तुमने सोची थी, ख़त्म हो गई बात। बिला वजह मांगते भी हो तो वो भी मतलब बेवकूफ़ों की तरह, सही मांगो यार, सही है। तो खैर इसकी टेंशन नहीं लो, फर्म वम की वो हो जाती है, पहले आपने ये FAR 1 निकालना है। अभी तो FAR 1 है, 2 है, MFA, पता नहीं क्या क्या बलाएँ बाकी हैं। फोकस, चलें इसके बाद आपने मुझे ये करके दिखाना है अभी जल्दी से। एक मिनट खाली, फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट इज रुपीस, हाँ जी अब करें इसको। ईयर एंड 31 दिसंबर। गेन आपका आ रहा है 390 का, अभी देख लेते हैं। 360 का, हाँ जी ऑनलाइन वैल्यू क्या आ रहा है गेन? डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट 390 है।
ओके हाँ जी बच्चों, गेन 360 कह रही है मानिया, 360 का ओके। बाकी भी बता दो भाई, क्या मतलब गेन विन नहीं आएगा तुम लोगों का? हाँ भाई, यहाँ पे सब कह रहे हैं कि सर 360 का गेन आ रहा है। चलें अब हम ये देख लेते हैं समझने के लिए। अच्छा, मैं अपना हल्के हल्के शॉर्टकट्स पे भी काम करूंगा, तो आपने ज़रा फोकस होकर देखना है उसको। नहीं समझ आया तो हाथ के हाथ पूछना, क्योंकि एग्जाम में 1 से 1.5 पेज का सवाल होगा, उसमें वी हैव टू अप्लाई शॉर्टकट्स। आपने कैश फ्लो में देख लिया है कि 1 पेज का सवाल आता है, हैंडल हो जाता है ना, तो उसके लिए पीछे मैपिंग है, तो वो मैपिंग आज से शुरू करनी है इसके अंदर। खैर, हमने कहा जनवरी 1 2019 पे हमने ये जो है मशीन परचेज की है। हमने कहा एग्रीड, कितने की परचेज की है? 6 लाख रुपए की। अच्छा, लाइव इसकी दी हुई है 10 साल, और कंपनी डेप्रिशिएट करती है मशीनरी ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। 30 जून 2022 पे अगर मैं काउंट करूं तो हमने कहा कि भाई 19, 20, 21 यानी 3.5 ईयर्स बाद, 3.5 ईयर्स। तो हमने कहा कि सर अगर मैं सिंपल ये देखूं कि कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, तो आपने कहा ये आ गया 6 लाख रुपए। अच्छा, अब मुझे निकालना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमने कहा अगर मैं ये 6 लाख रुपए को डिवाइड करूं 10 ईयर्स से, तो जब तक मैंने इसको डिस्पोज नहीं किया होगा तब तक ये यूज हुआ होगा। तो वो अगर हमने गिने भी 19, 20, 21, 22 का हाफ, तो हमने कहा सर ये आ गया 3.5 ईयर्स का जमा होते 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 उस दिन तक डेप्रिसिएशन बना होगा। कितना आ गया? 210 आ गया। ये आ गया 390,000 आपकी कैरिंग अमाउंट। ऐसा ही है। चलें, आपने कहा कि भाई अब आपको ये पता है कि आपकी किताबों में 30 जून 2022 के ऊपर एक एसेट कितने की कॉस्ट का मौजूद है? नहीं, कॉस्ट 6 लाख। यूजेज कितनी मौजूद है? 210। तो आपने कॉस्ट को कॉस्ट से निकालना है, यूजेज को यूजेज से निकालना है, और नेट कितना निकल जाएगा? 390। क्लियर है? पहले ये कर लेते हैं। हमने कहा कि सर हमने यहां पे मशीन को डी रिकॉग्नाइज किया 6 लाख रुपए से। हमने कहा इसका यूजेज अब कोई दिखाने की नीड नहीं है, 210। इसके एक्सचेंज में आया क्या है भाई? प्लांट। तो हम 8 लाख रुपीज से करें, क्योंकि आपको वही चीज 750 की पड़ गई, ना उसने कुछ पैसे मांगे। तो आपने कहा कि भाई ये आ गया हमारे पास, तो गेन कितने का? अच्छा, एक चीज सीख लेते हैं बिफोर वी क्लोज द क्लास, फिर इसका होमवर्क आ जाएगा आपके पास इंशाल्लाह आज। मैं आपसे ये पूछूं कि आपके एसेट की वैल्यू 750 चल रही थी, सही है, और आपका एसेट कैरी कितने पे हो रहा था? 390 पे। ये बड़ी अहम बात है, सुनना, क्योंकि आगे बड़ी काम आएगी। आपका एसेट 390 पे कैरी हो रहा है, और आपके एसेट की वैल्यू कितनी चल रही है? पर आपने अपने एसेट को 750 पे रखा हुआ नहीं था। कितने पे रखा हुआ था? 390 पे, 390 पे रखा हुआ था, जबकि फेयर वैल्यू कितनी है? 750। ऑनलाइन वालों पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है? 390 पे रखा हुआ था, फेयर वैल्यू कितनी है? 750। ये फेयर वैल्यू पे ना लेके जाने की वजह यह है कि आपने अपने एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है। क्या बोला मैंने? हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। ये कंपनी की चॉइस होती है। इधर देखो, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये रीड करें। क्या लिखा हुआ है? तो हम जो अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की है। सब्सिक्वेंट बाद में देखो, अब सिंपल रखें, इनिशियली मैं कॉस्ट पे रखूंगा। इनिशियली कॉस्ट या तो डायरेक्ट परचेज करोगे,
या तो एक्सचेंज करोगे, वो सिखाया। सब्सिक्वेंटली किस पे रखोगे, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो वो रीवैल्यूएशन पे आएंगे। पर समझना ये है कि जो अभी हम कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल है। क्लियर है? तो ये दो बातें सिखानी थी आज। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल का मतलब है हिस्टोरिकली जितने में खरीदा आफ्टर यूजेज वैल्यू पर रख दो। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है, आफ्टर यूजेज वैल्यू, यानी हिस्टोरिकली जितने पे खरीदा गया था उसमें से जितना यूज हुआ, जितना बचा हुआ, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल है, आफ्टर यूजेज वैल्यू। और अगर ये रीवैल्यूएशन मॉडल होता तो फेयर वैल्यू पे चला जाता। क्लियर है? बस इस चीज को ख्याल रखना। हम बाकी चीजें अगली क्लास में करते हैं। चले लास्ट वाली स्लाइड, ये रही। नहीं नहीं, अलग होगा, दो अलग अकाउंट है ना, दोनों को नेट करना है। नेट नहीं कर सकते यहाँ पे, कैरिंग अमाउंट से एंट्री नहीं बना सकते आप। तब भी गेन आ जाएगा, तब भी गेन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, गलत नहीं है। पर एंट्री हिसाब से सोच रहे हैं। गेन को पीछे बैकएंड में मैच करने के लिए दिमाग में रखना है कि उससे मैच करेंगे तो आएगा। सही है? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।